Hello students and dear friends, myself Rakesh Kumar welcomes you and our YouTube channel New Light Education welcomes you in this new session of teaching. So today we are starting chapter 1 of history, the French Revolution at 1789. The French Revolution 1789 में क्यों हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सब जानना जरूरी होता है कि रेवोल्यूशन का रीजन क्या है। तो रेवोल्यूशन मीन्स क्या है, ठीक है। रेवोल्यूशन एक ऐसी क्रांति, ऐसा संघर्ष, स्ट्रगल, लॉन्ग पास्ट चेन ऑफ इवेंट्स नोन एज द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्यों होती है, इसके पीछे कुछ रीजन जरूर होता है कि क्यों क्रांति हुई थी फ्रांस की, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रांस में ऐसा क्यों हुआ था। तो रेवोल्यूशन नेम क्यों दिया गया होता है, रेवोल्यूशन सिर्फ इसलिए नेम दिया गया होता है क्योंकि इसमें बहुत जाने गई होती हैं। हमारे देश का फ्रीडम मूवमेंट भी बहुत लंबा रहा है और इसमें भी लाखों लोग मारे गए थे, ये भी एक रेवोल्यूशन थी। अब इस रेवोल्यूशन को जानने से पहले हम ये जानते हैं, समझ लेते हैं स्टूडेंट्स कि क्यों होती है रेवोल्यूशन। मान लीजिए कि इंडिया में इस समय डेमोक्रेसी ना होती, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना हो और क्या हो, एक मोनार्की गवर्नमेंट होती। मोनार्की गवर्नमेंट क्या है, एक किंग होता है, पूरे देश का राजा होगा, उसकी अपनी मर्जी से मिनिस्टर्स होते थे, कोई इलेक्शन नहीं होता है देश में, जब तक चाहे वो शासन करता रहता। तो ऐसा अगर होता हमारे देश में, ठीक है, और पब्लिक को कोई राइट्स नहीं होते, ना वोट पड़ते, पब्लिक फॉलो करेगी जो किंग कहता, तो कितने साल तक पब्लिक फॉलो करेगी। राजा जैसा चाहे टैक्स लगा देता पब्लिक पर, फार्मर्स पर, उसके मर्जी के जो रिच पर्सन्स होते हैं, पादरी होंगे या रिच होंगे, वो सरकार के अंडर में होते हैं, सरकार के दोस्त होते थे, उनको बहुत छूट मिली रखी होती है। किंग कह देगा कि 10% लोगों को पूरी प्रॉपर्टी मिल जाए, 10% लोगों के पास 90% प्रॉपर्टी हो और बाकी 10% प्रॉपर्टी पूरे देश में फैली होती है, बहुत भुखमरी हो, गरीबी हो जाए और राजा मनमानी करता रहता है जब, तो पब्लिक को एक नेचुरली है कि पब्लिक का गुस्सा फूटता है और पब्लिक डिमांड करती है। क्या डिमांड करेगी पब्लिक, कि उस राजशाही गवर्नमेंट को, मोनार्की गवर्नमेंट को, ये जो राजशाही है मोनार्की को देश से हटाया जाए। तो कैसी गवर्नमेंट चाहेगी पब्लिक, कि ऐसी गवर्नमेंट जो पब्लिक की गवर्नमेंट हो। तो वो कौन सी गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। पब्लिक के द्वारा रूलर्स इलेक्ट होंगे, जो जीतेगा वो सरकार में आएगा और वो पब्लिक के लिए अच्छा वर्क करेगा, कोई मोनार्की ना हो। तो ऐसी डिमांड करना चाहेगी पब्लिक। पब्लिक के लिए डेवलपमेंट चाहिए, लोग भूखों ना मरें, मेहनत का फल मिले, मेहनत का सही पैसा मिले, उनकी अनाज का सही मूल्य मिले, वो चाहती पब्लिक। तो फ्रांस में क्या हुआ, ये सब नहीं हुआ था। राजा ने जब अपनी मनमानी की और पब्लिक को राइट्स नहीं मिले तो रेवोल्यूशन हुई। अब बुक की तरफ चलते हैं। इस बुक के कवर पेज पर देखिए, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखते हैं हम कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन जहां लिखा है, ठीक है। तो इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं, फ्रांस में देखिए 14 जुलाई 1789 को बस्तिल के किले पर अटैक किया गया। पेरिस में बस्तिल का किला था, पार्लियामेंट हाउस था, जहां किंग और उसके मिनिस्टर्स और पूरी पार्लियामेंट गवर्न करते थे देश को। तो पब्लिक जो आम आदमी था परेशान हो गया था, हंगर से, हार्डशिप से, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, एक्सप्लॉइटेशन, इस सबसे परेशान हो गया था। जब आम आदमी, बहुत लंबा शासन रहा था इस मोनार्की का, तो इन्होंने एकजुट होकर के 7000 पीपल आते हैं एक साथ और पूरे किले पर अटैक कर देते हैं, आग लगा दी जाती है और हजारों लोग मारे गए उसमें। क्यों लगा दी उन्होंने आग, ये हुआ कि वो सरकार को हटाना चाह रहे थे, सरकार से तंग आ चुके थे और जीवन जीना मुश्किल हो गया था उन लोगों का। ये थी फ्रांस की कहानी। और क्यों हो गया था, इस सब के पीछे रीजंस क्या क्या थे, इस चैप्टर में आगे स्टोरीज में हम जानेंगे वन बाय वन कि क्या रीजंस थे,
किस तरह इन्होंने मोनार्की सरकार को हटाया। तो स्टूडेंट अब देखते हैं हम कि इस रेवोल्यूशन के रीजंस क्या रहे। रीजंस ऑफ रेवोल्यूशन, ईयर्स ऑफ हार्ड सफरिंग ईयर्स, यानी कि इन्होंने बहुत समय तक कष्ट सहे थे। द पीपल ऑफ फ्रेंच सफर्ड हार्डली ड्यू टू द मोनार्किकल रिजाइम्स, मोनार्किकल शासन व्यवस्थाओं से, राजशाहियों से परेशान हुए थे वो, और लंबे समय तक कष्ट सहे थे वहां। लैक ऑफ फ्रीडम, पब्लिक को आजादी नहीं थी। लैक ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम की बहुत बड़ी कमी रही। आदमी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता था, जो किंग कहता वही होता था। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरली था, बहुत गरीबी थी, बेरोजगारी थी। रिच पर्सन्स बहुत रिच थे, पुअर पर्सन्स बहुत पुअर थे। रिच एंड पुअर के बीच का जो गैप था बहुत बढ़ता गया फ्रांस में। तो ये सब रीजंस रहे। अब किसने सब ये किया था? देखिए 1774 में लुइस 16 जो था, लुइस 16 जिसकी एज 20 इयर्स थी, 20 इयर्स एज लुइस 16 राजगद्दी पर बैठा, यानी कि वो वहां का शासक बना था लुइस 16 1774 में। ठीक है, ये आप पेज नंबर 4 पर देखेंगे अपनी बुक में। इस पेज को पढ़ना है आपको कंप्लीटली, पेज नंबर 4 पर पूरी स्टोरी दी हुई है। मैं यहाँ पर आपको मेन पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ ओनली। तो लुइस 16 के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? प्रॉब्लम्स ये रही कि कुछ कंट्रीज की हेल्प भी की थी इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से बचाने के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था बहुत से देशों पर, तो उसे बचाने के लिए फ्रांस की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत डाउन हो गई थी, बहुत खर्च करना पड़ा था फ्रांस को। देन उससे पहले का की जो सरकार थी उसने भी बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस किए, बहुत खर्च किए, बर्बाद किया देश को, और खजाना बिल्कुल खाली था। इस सब से बचने के लिए, इस खजाने को पूरा करने के लिए लुइस 16 ने क्या किया? आम पर्सन्स पर टैक्स इंपोज कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा दिए, जिससे कि ट्रेजरी मेंटेन हो सके और शासन व्यवस्था चलाई जा सके, मनी की प्रॉब्लम ना रहे। तो इसका खामियाजा पुअर पर्सन्स को करना पड़ता था, और ये पुअर पर्सन्स कौन कौन थे? अब फ्रेंच सोसाइटी में लुइस 16 के अंडर गवर्नमेंट में उस सोसाइटी को किस तरह डिवाइड किया था? द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो फ्रेंच सोसाइटी 3 कैटेगरी डिवाइड थी, जैसा आप देख रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी क्या थी? 3 स्टेट्स थे। फर्स्ट स्टेट क्लर्जीमैन। क्लर्जीमैन देखिए कौन होते थे? देखिए पादरी लोग, जो चर्च और जिस तरह कहें कि हमारे इंडिया में मंदिर और मठ जितने भी हैं उनके पुजारी और महंत सामंत, नोन एज द क्लर्जीमैन। तो ऐसे ही फ्रांस में पादरी होते थे क्लर्जीमैन, जिनके पास जितने भी चर्च की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट होती थी और सब कुछ फ्री था उनके लिए, क्लर्जीमैन के लिए। ठीक है, उन्हें कुछ नहीं करना था और ना ही गवर्नमेंट को कोई टैक्स देना था। नेक्स्ट सेकंड वन नोबिलिटी। इसमें देखिए रिच पीपल आते थे। सेकंड स्टेट जो थी नोबिलिटी, रिच पीपल्स गवर्नमेंट किंग के अधीन, किंग के अंडर में, किंग के साथ हाथ से हाथ मिलाकर रहने वाले लोग नोबिलिटी होते थे, ये भी रिच पर्सन होते थे। तो फर्स्ट पर क्लर्जीमैन, सेकंड नोबिलिटी, ये 2 स्टेट हुई। ये 2 स्टेट ऐसे थे, ये माना जाता था कि यही सरकार में थे, किंग से जो कहते थे वो ये करते थे, किंग को इनकी बात हमेशा माननी पड़ती थी। अब थर्ड स्टेट में जो शामिल थे लोग, तीसरी कैटेगरी के लोग, जिसमें थे देखिए बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लायर्स, पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। आर्टिसंस कामगार होते हैं, पीजेंट्स मींस फार्मर्स। ठीक है, स्मॉल पीजेंट्स छोटे किसान भी थे इसमें शामिल, सर्वेंट्स थे, लेबरर्स एक्सेट्रा। इतनी कैटेगरी थर्ड स्टेट में आती थी, थर्ड स्टेट्स में आती थी। अब क्या था देखिए, राइट, पीजेंट्स की पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन जो थी पीजेंट्स की फ्रांस में 95% तो पीजेंट्स थे, 90% पीजेंट लोग थे। पीजेंट्स और आर्टिसन, थर्ड स्टेट के लोगों की पॉपुलेशन 90% थी,
ये दोनों 10 में आते थे ओनली। ठीक है, टैक्सेस देने का काम टैक्सेस कौन देता था? थर्ड स्टेट के पीपल। थर्ड स्टेट आज देख रहे हैं, इन सभी से टैक्स लिया जाता था। अनदर थिंग्स, इन थर्ड स्टेट्स में से कुछ कैटेगरी ऐसी थी जो लायर्स थे, कुछ मर्चेंट्स, बिजनेसमैन थे जो पढ़े लिखे थे, केवल इनको राइट टू वोट था, वोट देने का अधिकार था। ठीक है, बाकी जितने पुअर्स थे, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी, प्रॉपर प्रॉपर्टी नहीं होती थी, उनको वोट डालने का कोई राइट नहीं था, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी शामिल नहीं हो सकते थे। यहाँ फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, क्लर्जीमैन और नोबिलिटी, ये दोनों वोट डालते थे, वोटिंग राइट्स था, इनसे कोई टैक्स नहीं जाता था, इन्हें प्रॉपर्टी पूरा बर्थ राइट्स दिए गए थे, जन्म से अधिकार था कि प्रॉपर्टी इनकी अपनी होगी निजी। तो इनको इतनी बड़ी छूट मिली थी, बहुत ही लग्जरी लाइफ जीते थे ये सब, और ये इनका लाइफ बहुत हार्ड से भरा था। तो नेचुरली आप जान सकते हैं कि कौन से स्टेट के लोगों ने मूवमेंट किया होगा गवर्नमेंट के खिलाफ। तो थर्ड स्टेट की जितनी कैटेगरी यहाँ पर आपको दिख रही हैं, इन्होंने ही मूवमेंट चलाए, आंदोलन किए, अपने राइट्स की डिमांड की। ठीक है, तो किस तरह 1 बाय 1 इन्होंने अपने राइट्स की डिमांड की, क्योंकि टैक्सेस थर्ड स्टेट से ही टैक्स जाता था और गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, और ये लोग और गरीब होते गए, यानी कि ये पुअर थे, इनमें कुछ सेक्शन जरूर थे ठीक थोड़े बहुत, लेकिन मोस्टली पुअर थे। तो पुअर बहुत थे और क्लर्जीमैन, नोबिलिटी, रिच। तो रिच और पुअर के बीच जो गैप था वो वाइड होता गया। गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर पीपल वाइडेंड। ये जो बहुत बड़ा गैप था, इससे पब्लिक का गुस्सा फूटा और पब्लिक ने मूवमेंट किए, आंदोलन चलाया। किस तरह किया, नेक्स्ट वीडियो हम देखते रहेंगे। ओके स्टूडेंट, इसमें आपको जो मेन पॉइंट अच्छे लगते हैं उसको नोट कर लेंगे आप, स्क्रीनशॉट लेकर के।